बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप खुश होंगे या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान कल बांग्लादेश से मैच जीत गया, लेकिन एक और तशवीशनाक बात यह है कि अब हमने संडे के रोज़ इंडिया से खेलना है। तो मैं ख़ुद एज अ क्रिकेट व्यूअर थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि मैंने खुश होना है, एक्साइटेड होना है, क्या होना है। आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान मैच जीता है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि हमने इंडिया से खेलना है। क्यों? इसलिए डर लग रहा है परफॉर्मेंस की वजह से, और कोई वजह नहीं इंडिया से डरने की। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप 2025 आपको पता है मैच हुआ और एक तारीखी और यादगार मैच साबित हुआ, जहां पाकिस्तान बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अब भारत के साथ टकराएगा। दुबई में जी ये खेला गया मैच था जिसमें कम स्कोर किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के जो बैटिंग लाइनअप है मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी बॉलिंग लाइनअप ने हमें जो कहला बचा लिया। गैर मामूली बॉलिंग का मुजाहरा किया। 136 का टारगेट हमने किया था सेट और बांग्लादेश को 124 रन तक हमने महदूद रखा। आखिर तक मैच थोड़ा कहले हम डर ही हुए थे, मुझे तो डर ही लग रहा था। अच्छा जी, मैच सिर्फ ना सिर्फ नतीजे के अतबार से अहम साबित हुआ, बल्कि अगर हम थोड़े से फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो कई नए संग मील भी अबूर किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जी 17 रन के एवज 3 विकेटें लीं और ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच हुए, बल्कि ये उनका T20 इंटरनेशनल में 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी था, जो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जी अगर जीत की बात की जाए तो पाकिस्तान में तीसरी बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है, जबकि भारत पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशिया कप की 41 साल तारीख में ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आमने सामने होंगे। इससे कबल जितने भी मैच खेले गए 16 एडिशंस में कभी भी दोनों टीम्स बैक वक्त फाइनल में नहीं पहुंच सकी। भारत अब तक एशिया कप में 8 मरतबा चैंपियन बन चुका है। श्रीलंका ने 6 बार जीता है, पाकिस्तान ने 2 बार ये एजाज़ अपने नाम किया। और ऐसे में 28 सितंबर को जो खेला जाने वाला फाइनल है वो बड़ा इम्पोर्टेंस का हामिल होगा और बड़ा टाकरा होगा। अब ये सवाल ये है कि जो हमारी ग्रीन शर्ट्स हैं ये तारीख रकम करने में तीसरी बार जो अपनी ट्रॉफ़ी अपने नाम करने में कामयाब होंगी या नहीं, इस पे हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज़ीशान राना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल के मैच में बताएं कैसा लग रहा है आपको? आप भी मेरी तरह कंफ्यूज है कि खुश होना है, उदास होना है या डरना है? अर्मिला, बंदे को वैसे भी रियलिस्ट होना चाहिए। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू डूइंग फाइन एज वेल। आई हैव ऑलवेज बीन अ रियलिस्ट, बिट ऑफ अ पेसिमिस्ट एट टाइम्स, लेकिन अब ये देखिए कि पाकिस्तान हैज मार्च्ड इनटू द फाइनल्स, टम्बलिंग ट्वाइस अगेंस्ट इंडिया। शाहीन शाह अफरीदी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, बिकॉज शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच बनना, नॉट ओनली विद द बॉल बट ऑल्सो विद द बैट, बड़ी हैंडी कंट्रीब्यूशन उसने की कल, क्योंकि व्हेन ही स्कोर्ड 19 ऑफ 13 गोल्स उस टाइम पे हम बड़े स्टक हुए थे और नवाज और फहीम से ऊपर लेके जाना, इट वाज गुड कैप्टनसी डिसीजन। साथ ही साथ में कल थोड़ी सी कैप्टनसी में मुझे अर्जेंसी और लीडरशिप नजर आई जब शाहीन से कैसे ऊपर के 3 ओवर्स करवाए गए, बिकॉज टोटल हमारा बड़ा कम था। एंड आपने अपने इंटरव्यू में इतना डिटेल में कह दी, मैं फिर से कहूँगा मेरा क्या कहने की बात रहेगी इसमें, लेकिन ये जरूर मैं आपको बताऊंगा कि योर बैटिंग हैज बीन फेलिंग। आपने पावर प्ले में 24-25 रन किए हैं, यू लॉस्ट 3 विकेट्स। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने गैप्स को तो देखना ही देखना है, साथ में आपको देखना है कि आपने ऑपोजिशन को कैसे बैटल आउट करना है। अभी आपने वर्ड यूज किया टाकरा का, ये टाकरा वाला जो वर्ड था ना अर्मला, ये हमें 2013-14 तक वैलिड लगता था। उसके बाद एज मेनी मैचेस वी हैज बी प्लेड अगेंस्ट इंडिया, पोटेंशियल के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से और प्रेपरेशन के हिसाब से वी आर नोवेयर नियर देम। सो संडे को आप जो कह रही हैं कि खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए, ओनली इन द क्रिकेटिंग कॉन्वर्सेशंस, इट्स ओनली इन क्रिकेट दैट इंडिया एजेस आउट पाकिस्तान मोर ऑफन देन नॉट। लेकिन मैं आपको ये बात फिर से दूंगा कि पाकिस्तान की टीम दुनिया क्रिकेट में व्हाइट बॉल में भी जो है ना T20 में Tier 3 की टीम है, इंडिया टॉप की टीम है। इंडिया हैज हैड 19 विन्स आउट ऑफ द लास्ट 21 मैचेस T20 इंटरनेशनल जिन्होंने खेले हैं, लेकिन वी ऑलवेज हैव दैट चांस टू अपसेट देम। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सिर्फ 3 बंदों को कॉम्बैट करना है बैटिंग में, एक उनका अभिषेक शर्मा, दूसरा शुभमन गिल, तीसरा हार्दिक पांड्या। इफ यू टेक द मेजर ऑफ दीज 3, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, बट बहुत ज्यादा एनिमेटेड मैच होगा, बहुत आपके इमोशंस हाई होंगे। और
I would say only a miraculous performance in ball and bat can save the day for Pakistan. I have a feeling this time around. ओके ओके परफेक्ट। जावेद खान भी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। अभी जो हम बात कर रहे थे ज़ीशान के साथ, ज़ीशान ने बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात की एंड वी बिलीव कि वी ऑल नो कि ऑन पेपर इंडिया की टीम एक बहुत स्ट्रॉन्गर साइड है और इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम जिस तरह डगमगाते हुए गिरते पड़ते फाइनल तक पहुंच गए हैं, अब वही बात है, एज ए नेशन हमारी होप्स थोड़ी हाई हो जाती हैं समहाउ कि अच्छा चले हमारा बैटिंग लाइनअप नहीं चला बट बॉलिंग में इतना दमखम था जिस तरह से कल परफॉर्म किया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जी बिल्कुल यही वो बात इकबाल का शेर की झपटना पलटना पलट कर झपटना, तो ये हम करते चले आ रहे हैं। और आपको अगर चैम्पियन ट्रॉफी की बात करें, पहला मैच हम टीम भारत से हारे थे सरफराज अहमद की कप्तानी में, और फिर उस हार के बाद हमने उससे हार से बहुत कुछ सीखा, जो कि आगे जाकर हमने विक्ट्री स्टैंड पर जो है वो लेफ्ट की थी ट्रॉफी, चैम्पियन ट्रॉफी 2017 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर 2022 में इसी एशिया कप की बात की जाए, श्रीलंका की टीम का जो पहला मैच वो अफगानिस्तान से हारी थी शनाका की कप्तानी में, और उन्होंने उस हार के बाद उससे बहुत कुछ सीखा और फिर उन्होंने वो ट्रॉफी लेफ्ट की थी। 6 मरतबा श्रीलंका ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है, 8 मरतबा जो है वो टीम इंडिया के नाम रहा है और रही है ट्रॉफी, जबकि 2 मरतबा पाकिस्तान भी जीतने में कामयाब रहा है। और वो बांग्लादेश से जो मैच जीता था शेर बंगला स्टेडियम में, तो भी एक तारीखी मैच था, एजाज चीमा का वो ओवर जो कि काफ़ी क्रूशल रहा था। बहरहाल जी खेल है, और पाकिस्तान की टीम एक अगर कहा जाए तो दुनिया क्रिकेट में इनको अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है, किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, कोई भी खिलाड़ी मैच में किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। पूरी टीम जब यूनिट बन जाती है तो इनको हराना फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है, और इनकी बड़ी मिसालें माजी में मौजूद हैं। और अगर टीम इंडिया सिर्फ T20 की बात करें तो उनको थोड़ी सी अगर मैं माजी की तरफ लेके जाऊं तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज की अगर बायोलिटल की बात की जाए तो 12 पाकिस्तान जीत चुका है, 9 जो है वो टीम इंडिया जीता है। ये टेस्ट हिस्ट्री की बात करो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जो टेस्ट मैचेस खेले गए। फिर उसके बाद अगर ओडीआई की तरफ आए तो 73 मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा बार, या 58 में टीम इंडिया जो है वो जीतने में कामयाब रहा। T20 है, T20 क्रिकेट में आप सब बहुत सारे दोस्त भी जो व्यूअर्स हैं वो भी और ज़ीशान में भी इत्तेफाक करेंगे कि इसमें 1 ओवर जो है वो पूरे मैच का, वनडे में तो थोड़ा सा सेशन टू सेशन हम कहते हैं कि वो प्लेयर जो है उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। T20 में पावर प्ले में अगर देखा जाए, अगर कोई भी टीम 60 से 70 रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो बाकी मान तो 14 ओवर होते हैं, उसमें आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी आसानी हो जाती है। और अगर उसमें एक आध विकेट भी गिर जाती है पावर प्ले में तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि T20 में तमाम तर खिलाड़ियों में इतनी एबिलिटी होती है। आप देखें शाहीन शाह अफरीदी को कल प्रमोट किया गया, 5-6 नंबर पर 6 नंबर पर आए और उनको जिस काम के लिए भेजा गया था उन्होंने बखूबी वो निभाया है। तो ये कोई भी खिलाड़ी इस तरह की कारकर्दगी दिखा सकते हैं। जिस तरह जिशान ने बात की कि हार्दिक पांड्या, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे ऐसी जगहों पर उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है वो शो की है, ना सिर्फ बॉल के साथ, बैट के साथ और फील्डिंग के साथ भी। वो एक मजबूत फील्डर भी है, उनके पास जब भी कोई कैच किया तो मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने कोई कैच ड्रॉप किया। और यही कुछ एबिलिटी अगर खूबसूरती देखी जाए तो वो हारिस रऊफ की भी है। T20 क्रिकेट है, मोराल पाकिस्तान का बुलंद इसलिए हो गया है कि अब मैं 60-40 इसलिए कहूंगा, टीम इंडिया को अभी भी एज हासिल है 60 और 40% पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने कम बैक किया है और कम बैक भी एक अच्छे तरीके से किया। गुज़श्ता मैच उन्होंने एक बड़ा क्रूशल मैच जो है वो जीता है, बहुत अच्छा खेल पेश किया पिछले दोनों मैचेस में टीम बांग्लादेश ने, लेकिन बदकिस्मती कहेंगे कि वो जीत ना सकी। जाकिर अली ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम जो होता है उसको मेंटेन नहीं रख पाए। जावेद साहब इंटरप्ट करूंगी, जाहिर है अभी हम जरा बैटिंग लाइनअप की ज़ीशान ने बात की थी। ज़ीशान, ये कल हमने जैसे ओवरऑल डिस्कशन भी आपने अपनी उसमें कहा कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप था उसने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दी, और ये हमने पिछले कई मैचेस में हम ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि जो हमारे टेल एंडर्स हैं वो समहाउ कहीं ना कहीं दे आर सेविंग द डे, वो मैच को बचा रहे हैं। जो ओपनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो फ़खर है, चाहे वो साइम है, जो हमारी स्टार्टिंग का लाइनअप है वो स्ट्रगल कर रहा है। और कल तो फिर साइम अयूब डक हो गए, और फिर इसी तरह की सूरत हाल अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे अपने टेल एंडर्स पे और हमारे ओपनर्स या स्टार्टिंग का लाइनअप परफॉर्म नहीं करेगा, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम एक अच्छा स्कोर सेट कर सकते हैं? देखिए मतलब आपने बड़ी पॉइंट की बात की, जावेद भाई ने तो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया। वेरी वेल सेड कि पाकिस्तान बायलैटरल्स में और ओवरऑल कंपटीशन में जो है इंडिया से आगे है, एक्सेप्ट T20s। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ, इसी मैचेस में
T20s पे। एवर सिंस द एवोल्यूशन ऑफ T20 गेम्स इंडिया ने नॉच अप किया है, तमाम दुनिया से आगे निकला है, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाया है क्रिकेट में, एंड दैट्स हाउ दे हैव प्रोग्रेस। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर आ जाओ, मैं आपको सिंपल बताऊं। देखिए अमला, T20 में सिंपल सा मंत्र है, यू हैव टू हैव 5 स्पेशलिस्ट बैटर्स, 1 कीपर हु इज अ हैंडी बैटर एंड 5 बॉलर्स दैट कैन रॉक द बोट फॉर एनी टीम एनी गिवन डे। अभी ये है कि आपके टॉप 3 स्कोर नहीं कर पा रहे, क्लियरली फेड आउट हो जाते हैं, फिजल आउट हो जाता है। साइम अयूब आफ्टर हिज इंजरी ही इज नॉट द सेम बैटर एनीमोर। उससे हमें बॉलिंग नहीं चाहिए, वी नीड बैटिंग फ्रॉम हिम, बैटिंग एंड स्टार्ट अप द ऑर्डर, बिकॉज हम शाहीन से एक्सपेक्ट करते हैं अर्ली स्ट्राइक करना, ही हैज बीन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। पाकिस्तान की बैटिंग हिस्टोरिकली, एक्सेप्ट फॉर माय मेमोरी, आई थिंक जावेद भाई मस्ट बी यंगर देन मी, मुझे सईद और आमिर सुहेल के बाद कोई ओपनिंग पार्टनरशिप वैसी लगी नहीं एट पार कि जिसको मैं कह सकूं ऑल अ टाइम इमरान नजीर और शाहिद अफरीदी आके अप इन द ऑर्डर खेलते थे, बट रिलायबिलिटी नहीं होती थी। तो बैक इन द डेज व्हेन वी यूज्ड टू स्कोर 50 फॉर नो लॉस इन ODIs इन 90s एंड अर्ली 2000s, हम समझते थे हमारी जो है ना नैया पार लग चुकी है। पाकिस्तान की बैटिंग हैज ऑलवेज बीन एजी, लेकिन इतनी एजी कि आप शाकिब फरहान की बात कर रहे हैं, वो मिडिल कर रहा है, बॉल फील्डर के हाथ में कर रहा है, वो कैच हो रहा है। अगर उसको चांस मिल रहा है तो 50 भी कर रहा है, तो कैरी ऑन नहीं कर रहा। साइम अयूब तो हाथ से स्पिनर को रीड नहीं कर पा रहा। आपके 4 बैटर्स जो हैं वो हाथ से स्पिनर को रीड नहीं करते। इंडिया के पास कोई डीमंस नहीं है, इंडिया के पास कोई एक्सप्रेस पेस के बॉलर्स नहीं है, ना ही कोई शेन वॉन टाइप का स्पिनर है। वो सिर्फ आपको विकेट से बॉल डाल रहे हैं, गीले बॉल से आपको बॉल इंटरप्ट करते हैं और आप उसको स्पिनर समझ के जो है ना एलबी हो जाते हैं। यू लूज द प्लॉट देयर। सो अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तानी बैटर्स take the attack back onto India, either through pinch hitting or what, you need to have an exceptional good day. India needs to drop 3 catches, bowl 2 very bad overs, and Pakistan gets a dropped catch, no ball पे catch हो जाए और छूट जाए, only then Pakistan has a chance. I'm a Pakistani, I want Pakistan to win, and inshallah I hope we will win. But अगर हम ये जीत भी जाएंगे तो अल्लाह करे जीतें, but आपके flaws, आपकी technical issues, आपके वहीं कहीं stand करें। I so agree with that. I so agree with that, Zishan, कि somehow हम as a Pakistani we all want कि पाकिस्तान ये मैच जीते, एशिया कप की ट्रॉफी घर लेकर, बट एट द सेम टाइम अगर हम इसी तरह से रिंग के स्ट्रगल कर करके अपने मैचेस खेलेंगे तो somehow जो क्रिकेट की क्वालिटी या स्टैंडर्ड है, जावेद साहब जो भी जिशान बात करें, और जो हमारे फ्लॉज या टेक्निकल जगह मिस्टेक्स हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। जब तक हम उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे हम स्ट्रॉन्गर साइड की टीम पर नहीं आ सकते हैं। आप जिशान की बात से किस हद तक अग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ से भी हमें कोई पिछले 5 से 7 साल में कोई अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिली। चंद एक प्लेयर मिले हैं, एक हमने एक फोर्स तैयार की थी खसूसी तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट की, और फिर शॉर्ट फॉर्मेट T20 की बात करेंगे, वहाँ से हमें हसन नवाज, लेकिन हसन नवाज इससे पहले KPL में परफॉर्म कर चुका था। जो असल डोमेस्टिक हमारा जो डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल है वो नेशनल T20 है, वहाँ से हमें जो परफॉर्मर मिलते हैं। अब जिस तरह बात की जिशान भाई ने साहबजादा फरहान की, तो साहबजादा फरहान थोड़ा सा जो 40 से 45 रन कर जाते हैं, 50 कर जाते हैं, तो उसको कैरी नहीं कर पाते, बड़ी इनिंग की जानिब नहीं बढ़ते। अभी देखें T20 क्रिकेट में टीम इंडिया की अगर प्लेयर्स की बात करें, अभिषेक की बात करें, वर्मा की बात करें, तिलक वर्मा की, तो ये लड़के जो हैं इन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इनकी अपनी जो लीग है वो तकरीबन 2-2.5 महीने वो परफॉर्म करते रहते हैं और दुनिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों का सामना करते हैं। माइंडसेट स्पेशलिस्ट ये है, T20 स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो है वो टीम ऑस्ट्रेलिया ने किया था कि टेस्ट के लिए अलहदा टीम बनाई, वनडे के लिए अलहदा बनाई, और T20 के लिए कप्तान समेत जो है उन्होंने अलहदा T20 स्पेशलिस्ट इंक्लूड किए। तो हमारे जो T20 स्पेशलिस्ट है वो पता नहीं क्यों डगमगा जाते हैं। जिशान भाई भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जब शहजादा फरहान लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं तो अपना बैलेंस नहीं बरकरार रख पाते। वो एक बॉडी अवे गेंद को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जो बॉटम एज होता है बिल्कुल बल्ले के किनारे पे लगता है और गेंद फिजा में 30 यार्ड या 45 टू 60 50 यार्ड भी क्रॉस नहीं कर पाते और कैच थमा बैठे। अगर इनको यही शॉट खेलें तो ये सीखने होंगे इनको अब्दुल रज़ाक से। अब्दुल रज़ाक जो है वो गेंद की लाइन में आके लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते थे, या भी आप रिसेंट में अगर देखें तो मोहम्मद नबी इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और आप एक मैच में वो आउट हुए हैं इस गेंद, लेकिन वो पूरा फिनिश करते हैं। T20 क्रिकेट में आपने जज करना है, जिस तरह जिशान भाई ने कहा कि बॉलर के हाथ को कि वो कौन सा गेंद करते हैं, वेरी चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन, बैक ऑफ द हैंड, कैरम बॉल, स्लो वन, जो लूप में बॉल करता है बॉलर, उसको चेक करना होगा और उस पर अटैक करना होगा। लूज बॉल के लिए वेट करना होगा, अच्छी बॉल को आप सिंगल डबल की जाने बढ़े, आप रोलिंग शॉट खेले, फिजा में अगर खेलना है तो उसके लिए आपको कल शाहीन शाह अफरीदी ने कोई मेरिकल नहीं, कोई इस तरह की वो बैटिंग नहीं की कि वो बहुत ज्यादा चेंज, वो सिर्फ गेंद की लाइन में आए, जो उनके अप्रोच में गेंद है, उनके रिडार में गेंद है, उसको उन्होंने हिट किया और गेंद फिनिश हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ीशान, जैसे अभी ये टेक्निकल एस्पेक्ट से तो आप बात कर रहे हैं, कल वैसे तो मैचेस हम देखते हैं कि आपका स्पिरिट, आपका एक यूनिट, आपका टीम, एक स्पिरिट नज़र आना चाहिए, वही मोरल बुलंद करने के लिए संभव काफ़ी होते हैं। कल हमने अपने जो बॉलर, जब हमने बॉलिंग स्टार्ट की, हमें एक यूनिट नज़र आया कि दे वर विलिंग टू विन, दे आर विलिंग टू विन। हमें वो विल नज़र आ रही थी और वो परफॉर्मेंस के अंदर समहाउ कहीं ना कहीं डिपिक्ट भी हुई। डू यू अग्री कि हम थोड़ा बड़े बॉडी लैंग्वेज से लेकर हम अपने एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ों में बड़े डाउन लगते हैं व्हेन एवर वी प्ले अगेंस्ट इंडिया? और समहाउ अभी इस एशिया कप में ये वाहिद, मैंने खुद सारे मैचेस को फॉलो किया है, ये वाहिद मैच था जिसमें मुझे लग रहा था कि इनका दिल कर रहा है कि ये जीतें समहाउ। तो वो एग्रेशन, वो चीज़ें आपने भी फील की? Almala, first of all, I'm impressed at the way you're reading the game और reading the body language. अच्छी बात है, बंदे को रीड करना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर ना इशू पता क्या हुआ? मैं फिर 2011 के बाद हमने जब से कहा ना तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये वाले मंत्र हमने अपनी टीम को दिया और हमने अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेस एक कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में लिया है, टिमिड अप्रोच लिया है। वहां से पाकिस्तान में प्लॉट लूज किया। आपने बात की बॉडी लैंग्वेज की, आपके प्लेयर्स की इतनी बैटरिंग हुई है। अब देखिए, एक बंदे में कैपेसिटी 100 किलो उठाने की, मैं उससे एक्सपेक्ट करूँ वो 150 किलो उठा लेगा, नॉट पॉसिबल। तो पाकिस्तान का, जब दुनिया की टॉप टीम से आप बात करते हैं तो आप अपने एफटीपी को भी देखते हैं। आपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स में किस टियर 1 टीम के साथ आपके T20 मैच हुए? नो मैचेस एट ऑल। अब प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म क्या आती है कि आपने टियर 3 या एसोसिएट टीम्स को हराया है। भाई, प्लेयर से काम नहीं है आपके इंटरनेशनल स्केड्यूल्स बनाना, ये पीसीबी के इंटरनेशनल क्रिकेट विंग का काम है, उस्मान वाला का काम था, उसने अपना काम पूरा नहीं किया। बट बात करें, ये भी जावेद भाई ने बहुत प्यारी बात की कि डोमेस्टिक में वैसा प्रोडक्ट आ नहीं रहा। सर, जब कराची जोन की टीम ग्रेड 1 के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हमारी टीम, हमारी गेम कहाँ जा रही है। बहुत बड़ी ब्रीडिंग ग्राउंड थी कराची भी हमारे लिए। आपके काजन ट्रॉफी का फास्ट बॉलर मूसा खान लास्ट काजन ट्रॉफी में 5 मैचों में से 4 पंजा लगाता है, मींस 4 5 विकेट हॉल्स देता है। ही इज नॉट टू बी सीन एनीवेयर विद द वाइट किक। आपके जब तक डोमेस्टिक में हार्ड चार्ज लेके लड़के 3 एंड 4 डे नहीं खेलेंगे, आपके पास वो प्रोडक्ट ना बैटिंग में आएगी ना बॉलिंग में आएगी। इंडिया के लड़कों की बात करें, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, दे हैव टू प्ले द शील्ड क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट एज वेल एज व्हाटएवर इंडिया में जो चलती ट्रॉफी उनकी। पाकिस्तान टीम के पास बॉडी लैंग्वेज की तक बात करेंगे, इन लड़कों की ईगो हर्ट हुई हुई है, दे आर वुंडेड। एंड शाहीन और हारिस का अपनी पुरानी फॉर्म को फाइंड आउट करना, उस टाइम को वापस लेके आना, आई वुड अगेन से अ मिरेकल एंड अ वेरी गुड वन कैन सेव द डे फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को अर्जेंट बेसिस पे अपनी डोमेस्टिक एज क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को और स्कूल एंड कॉलेज क्रिकेट को रिवाइव करना पड़ेगा। अदरवाइज क्विक फिक्स नहीं है। ये लड़के आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। ये टीम जब आगे जाती जाएगी, इनकी भी पीछे रिप्लेसमेंट्स नहीं करी। तो जब आप व्हेन यू गो फॉर द किल, तो आपने पूरा किल करना होता है, आपने हाफ को कभी कुछ नहीं करना होता। तो इस टाइम पे पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा है, हाउएवर, लेकिन शुक्र है इस बार हमें दुआई नहीं करनी पड़ी कि बांग्लादेश हार जाए, श्रीलंका के ऊपर जो है वो बारिश गिर जाए तो हम आ जाए। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द फाइनल्स। वी हैव आस्क्ड आवरसेल्व्स कि क्या हम ये कर सकते हैं। इफ ओनली वी कैन गेट होल्ड ऑफ दोस 3 बैटर्स और कुलदीप को खेल जाएं, वी कैन रन इट थ्रू। मैं अक्सर इतनी पॉजिटिव बात करता नहीं, मुझे वाइब आ रही है, मैं कोई चीज को हाइप नहीं दे रहा। लेकिन इंडिया इन अ गिवन डे इज 75 to 25% विद पाकिस्तान। लास्ट बात, फिर आप जावेद के पास जाइएगा। पाकिस्तान की हाउएवर जितनी मर्जी ग्रेट टीम्स रही हो, 80s की, 90s की टीम तो मैंने अपने स्कूल कॉलेज में देखी है, बट इंडिया के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ऑलवेज बीन द बनीज। हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत रेयर इंडिया को जो है ना वो ट्रैम्पल डाउन किया है, व्हिच इज अ बिग मेंटल ब्लॉक। इफ वी क्रॉस इट टुडे, नथिंग लाइक इट ऑन द संडे। लवली, ऑप्टिमिस्टिक है हम सब समहाउ कहीं ना कहीं। ज़ीशान ने जैसे खुद कहा कि ही इज़ होपफुल एंड वी ऑल वांट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कल बांग्लादेश जब हमारे 5 के ऊपर 2 आउट थे तब भी हम मैच देखते रहे, फिर जब 33 पे आउट हो गए फिर भी हम देखते रहे। मतलब हमें भी शौक है कि हम देखें, इस टॉर्चर्स और ट्रॉमा से खुद को गुजारें, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट कि हम अच्छी क्रिकेट देखें। जावेद साहब, आप भी इस ट्रॉमा टॉर्चर से गुजरे? मैं तो पहले ही बैटिंग लाइनअप देख के बड़ी होपलेसनेस वाली फीलिंग आ रही थी कि अच्छा अब नहीं कुछ होने वाला, लेकिन फिर कम बैक हो ही गया, हमारे बॉलर्स ने कर दिया। क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है, खासतौर पाकिस्तान क्रिकेट से, कि हम तो 5 रोज़ा टेस्ट मैच भी पूरा देखते हैं, सब कुछ काम छोड़कर, क्योंकि हमने एक तो कवर करना होता है, दूसरा ये है कि
क्रिकेट है पाकिस्तान और फिर T20 फिर एशिया कप, और एशिया कप में एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही थी। जीशान भाई को भी पता है कि जब से ये टूर्नामेंट इसका आगाज़ हुआ है 1984 से 1984 से, तब से लेकर अब तक आज इस 28 गुज़श्ता मैच से कबल तक पाकिस्तान और इंडिया जो थी वो एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंची थी। कभी श्रीलंका इंडिया, कभी पाकिस्तान श्रीलंका, कभी पाकिस्तान बांग्लादेश, कभी इंडिया सबसे ज़्यादा फाइनल खेला है, श्रीलंका भी खेला है। श्रीलंका 6 मरतबा जीता है, इंडिया ने 8 मरतबा जीता है। तो एक वो तजस्सुस भी था, दुआएं भी थी, और साथ साथ हम कवर भी करते थे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी और एज ए कमेंटेटर भी हमें देखना होता है, हर बॉल पे नज़र रखनी होती है, हर गेंदबाज के, हर फील्डर के, हर बैटर की कारकर्दगी को जांचना होता है, उस पर बात करनी होती है। तो ये तो एक, जिसे मैं कहता हूँ ना कि हमारी मैं ख़ास तौर पर अक्सर औकात कहता हूँ कि क्रिकेट मेरी पहली मोहब्बत है। इसके लिए हमने बहुत कुछ खुद खेले भी हैं और बहुत टाइम दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे पाकिस्तान क्रिकेट के हमने वो लम्हे देखे हैं जो कि कई लोग हैं जो इस वक्त शायद उनको लम्हे याद भी ना। अजहर महमूद की पहली सेंचुरी 1998-97 के जब साउथ अफ्रीका का टूर था, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर वो लम्हा देखा, 152 की वो 10वीं विकेट की शराकत जो बराबर हुई। बहुत सारे और रिकॉर्ड भी हैं जो हमने कुछ टेलीविजन पे या फिर स्टेडियम में बैठ के, लाहौर कलंदर का ये भी गुज़श्ता फाइनल लाहौर में जाकर देखना, और बहुत सारी यादें हैं क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से, खासतौर पर स्कूल क्रिकेट की। जैसे जिशान भाई ने बात की, तो स्कूल क्रिकेट को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, और दूसरा ये कि एसी के कमरों में बैठकर फैसले नहीं करने होंगे, आपको ग्राउंड तक आना होगा, सेलेक्टर्स को भी, तमाम मैनेजमेंट को भी। सब जिशान भाई की जो जिशान भाई ने मूसा खान की बात की डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, तो गुज़श्ता सीजन जिशान भाई नवंबर और दिसंबर में खेला गया, और उसके 80% मैचेज इस्लामाबाद में हुए। इस्लामाबाद के 4 ग्राउंड इसमें इस्तेमाल हुए, कश्मीर में कुछ मैचेस हुए, कुछ चारसदा में हुए, फाइनल कराची में खेला गया। यहाँ पर नवंबर दिसंबर में इस्लामाबाद में 10 से 11 बजे के दरमियान सूरज में थोड़ी सी तपिश आती है, जो ड्यू फैक्टर होता है उसको कवर करते हैं, और अर्ली ऑन जो है वो सूरज जो है वो गरूब होता है, जो मुकर्रर आवर होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। नंबर 1 और नंबर 2 ये यहाँ की जो कंडीशन थी, जो ड्यूब का बॉल यूज हुआ था, वो जल्दी जो है वो वेट आउट फील्ड होती है उससे खराब हो जाता था, और तेज गेंदबाजों ने, न सिर्फ मूसा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं उन्होंने 5-5, 6-6 आउट किए। बहुत कम बैटर्स ने इस गुज़श्ता सीजन में जो वो सेंचुरीज की थी। शादाब खान एक वाहिद स्पिनर थे जिन्होंने आउट किए थे, बाकी स्पिनर्स को मौका भी नहीं मिला था कि वो गेंदबाजी करें। सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जावेद खान, बहुत शुक्रिया आपका भी। जिशान राना आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन कर क्रिकेट पर हम तजिया ले रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। इस्लामाबाद में जी अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले शहरियों के लिए हालात बहुत बदलने वाले हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 1 अक्टूबर 2025 के बाद जो लाइसेंस ना रखने वाले ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले जो अगर कोई शहरी पकड़ा जाएगा उस पर FIR दर्ज होगी, उसे हवालात में बंद किया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं, जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इसी सहूलत को बेहतर बनाने के लिए यानी इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी सहूलत के लिए एक अहम कदम भी उठाया है, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के लिए 11 खिदमत मराकज़ पर लाइसेंस के इजरा की सहूलत फराहम कर दी है, और फैज़ाबाद समेत जो कई दफातर हैं उनको 24 घंटे खुला रखने का भी फैसला किया गया है। अब वजूहात क्या है इन फैसलों की? इस वक्त हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं मौजूद हैं, CTO इस्लामाबाद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया इस अहम मौजू के ऊपर। ये आप लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो एक नया फ़ैसला किया गया है, और साथ साथ आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए भी, ताकि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो उसको फौरी तौर पे हासिल भी करें, लेकिन ये कार्रवाइयाँ खासी सख्त होने वाली है। जी मैम, एग्जैक्टली मकसद ये नहीं है कि हम कोई सख्ती करके कोई खुश हैं या उस कार्रवाई में हमें कोई मज़ा आएगा या पब्लिक जो है उसके ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट करके हम बहुत ही कोई अपनी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं पब्लिक को। द ओनली रीज़न इज़ टू एजुकेट द पब्लिक। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली पब्लिक ने जो है वो हमारी आवाज़ को सुना, और वी रिसीव्ड रिकॉर्ड 390% increase in the issuance of licenses and learners permits renewals in the last 3 days। पब्लिक का एक सैलाब आया हमारे पास, और उसको देख के बहुत खुशी हुई कि इट वाज अ गुड डे फॉर ट्रैफिक पुलिस, और हमने उनको फैसिलिटेट किया, उन्होंने हमारे पे एतमाद किया, और उनके इस एतमाद को देखकर
ये फैसला लिया गया कि हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। डेडलाइन को रिलैक्स किया गया, डेडलाइन को 1 अक्टूबर से शिफ्ट करके 7 अक्टूबर कर दिया गया, ताकि मैक्सिमम पब्लिक जो है वो हमारे पे एतमाद रखे, आए, अपना लाइसेंस बनवाए। मेन मकसद ये है कि एक शहरी को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मुझे अपना लाइसेंस अपने साथ रखना चाहिए, मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बिकॉज दैट इज हिज आइडेंटिटी ऑन द रोड। मैम सर मुझे ये बताइएगा, क्यों होते हैं लोग रिलक्टेंट? हम नॉर्मली ये चीज़ प्रैक्टिस में देखते हैं कि लोग कई कई सालों से, इवन हम पंजाब में, चूँकि मैं लाहौर में रहती हूँ, तो यहाँ पे भी जब हमारे पास आए उन्होंने ये बताया कि लोग इतने सालों से गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, बट दे डोंट कीप लाइसेंसेज। आपको क्या लगता है लोग रिलक्टेंट क्यों होते हैं? ये लेजीनेस है? क्या फैक्टर्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए एज अ CTO? मैम व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि ये सब इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करता है। हम जो पाकिस्तानी अवाम है, हमें एक चीज़ की आदत डालनी पड़ती है, और वैसे तो असूल यही है कि जब तक किसी चीज़ के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए ना हो, जैसे CNIC आपके बहुत सी चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन लाइसेंस जो है सिवाय इन्फोर्समेंट के लाइसेंस किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी जब आपको ट्रैफिक वार्डन रोड के ऊपर चेक करके लाइसेंस मांगता है, सिर्फ उस इन्फोर्समेंट से बचने के लिए ये एक लाइसेंस की कॉपी ज़रूरी है। बाकी किसी ऑफिशियल प्रोसीजर में लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में है, तो हमें या तो उसको प्रोसेसेस में डालना पड़ेगा, अगर प्रोसेसेस में वो हिस्सा नहीं है, वो जो लाइसेंस है हमारा, तो फिर इन्फोर्समेंट के जरिए जो है ये आदत डालनी पड़ेगी। तो मेन आइडिया यही था कि लोगों को रियलाइजेशन दिलाई जाए, लोगों को इन्फोर्समेंट करके या एजुकेशन करके रियलाइजेशन दिलाई जाए, और मैंने यही मिन्नत की थी सबकी कि इन्फोर्समेंट की जरूरत ही ना पड़े, आप इतने एजुकेट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक ने एक कदम लिया, हम 10 कदम लेंगे मैम। इंशाल्लाह हम फैसिलिटेशन में हर हद तक जाएंगे, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपना लाइसेंस कैरी करें। इंशाल्लाह। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने ये इकदाम उठाया भी है, एंड आई बिलीव कि हमें डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस, इन सब की एज ए सिटीज़न भी हमें इस जिम्मेदारी को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो आपने फैसिलिटेशन सेंटर्स के या सहूलत के जो मराकज़ हैं, इनको भी एक्सटेंड किया है, फिर वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इनके टाइमिंग्स को भी बढ़ाया है, आप वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? उसमें मैम ये है, रिस्पांस तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, इट वाज ओवरवेलमिंग। रिस्पांस इतना अच्छा था कि हमें इतनी खुशी हुई कि ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की आवाज़ को सुना गया पब्लिक की तरफ से। तो जैसे मैंने पीछे कहा कि आप पब्लिक को भी कहा कि वी आर बोथ, हम दोनों एंटिटीज़ हैं, ट्रैफिक पुलिस भी और पब्लिक भी, इस शहर की ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए। तो वो एक कदम लेंगे, हम 10 कदम लेंगे। तो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ने जो है इस चीज़ से खुश होकर एक तो डेडलाइन को रिलैक्स किया, दूसरा हमारा जो पुलिस खिदमत मरकज F6 था, दैट वाज 24/7। अब जो मेन फैजाबाद ऑफिस है जिसमें मेन रश आता है, उसके ड्यूटी टाइमिंग्स वर फ्रॉम 9 to 5 सर्विसेज, उसको भी 24 आवर्स कर दिया गया है पब्लिक के लिए, जिस वजह से एक बहुत बड़ा जो रश है पब्लिक का वो उधर भी केटर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 390% इंक्रीज हुआ। इस तरह तमाम खिदमत मराकज़ जो थे उनके टाइमिंग्स को इंक्रीज करके, जिनके टाइमिंग 9 से लेके 5 तक थे, उसको 7 बजे सुबह से लेके 9 बजे तक कर दिया। यानी ट्रैफिक ऑफिस इज नाउ 24 आवर्स, और बाकी तमाम के टाइमिंग्स एक्सटेंड कर दिए गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप, बल्कि ये आपके प्रोग्राम पे फर्स्ट मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि वी ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस एन ई-लर्नर परमिट ऐप फॉर द सिटीजन्स, क्योंकि 70 to 80% ऑफ द रश जो है वो लर्नर परमिट्स का है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये फैसिलिटी हम लोगों को उनके घर पे दे दे, दे विल बी फैसिलिटेटेड मोर। तो इंशाल्लाह हम बस उसके ग्राउंड चेक्स कर रहे हैं। मे बी बाय टुडे हम शहरियों को ये खुशखबरी दें कि हम एक ई-लर्नर वेब बेस्ड ऐप जो है वो लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम मैक्सिमम फैसिलिटेशन देंगे। दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल एज वेल, और आप लोगों के ऊपर भी जो जाहिर है लर्नर्स का एक बर्डन है, अगर एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, लोग घर बैठकर अगर ई-लर्नर ले सकते हैं, देन व्हाई नॉट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट एट द सेम टाइम। अच्छा जी, सीटो साहब, अब हमें ये बताएं कि चैलेंजेस क्या हैं बेसिकली ओवरऑल ट्रैफिक फ्लो इस्लामाबाद को लेकर, बिकॉज एक बड़ा शहर है, हम हमेशा कहते हैं बड़ा पुरसकून शहर है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे चैलेंजेस भी होंगे जो आप हमें बता सकें, और उनको ओवरकम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं? मैम सबसे बड़ी बात तो ये है, चैलेंज सबसे बड़ा इस्लामाबाद का ये है कि इट इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान। जो क्राउड इस्लामाबाद में, जितने डिप्लोमेट्स, जितने फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ मूवमेंट करते हैं,
उतने पाकिस्तान के किसी भी शहर में नहीं करते। तो यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम किसी भी और शहर से बहुत बेहतर होना चाहिए, और इस्लामाबाद की एक रोड ट्रैफिक सेंस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो चैलेंज ये है कि बेशक अगर ट्रैफिक चल भी रही होगी लेकिन वो एक बेहंगम तरीके से चल रही होगी, तो इवन दैट इज अ चैलेंज फॉर मी कि उसको तरीके से जिस तरह कैपिटल की ट्रैफिक है उसमें उसके तर्ज में लेके आना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए जो है दैट इज, एक तो जाहिरी बात है ट्रैफिक पुलिस वाज फॉर्मुलेटेड इन 2006। तब जो रजिस्टर्ड गाड़ियां इस्लामाबाद में थी वो 1.5 लाख थी। आज 2025 है, ट्रैफिक पुलिस की वही मैन पावर है, लेकिन जो गाड़ियों की इंडक्शन है दैट हैज गॉन अप टू 17 लाख। 17 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में। इन गाड़ियों को कंट्रोल करना, हैंडल करना, दैट इज अ चैलेंज फॉर माई ट्रैफिक पुलिस। बट साथ साथ लोगों को एजुकेट करना, वो रोड सेंस दिलवाना, उनको कहना कि एक कैपिटल का जो ट्रैफिक सेंस है वो डिफरेंट होता है, शुरू करना साथ साथ इन्फोर्समेंट का डर खौफ दे के या वाकई इन्फोर्समेंट करके उनको इस चीज को एजुकेट करना इज द मेन चैलेंज। अगेन मैं कहूंगा, जब मैं अपनी कमियां कोताहियां ऑन एयर बता रहा हूं तो मैं पब्लिक को यह कहना चाह रहा हूं कि आप इसमें हमारा बहुत मेजर स्टेक होल्डर है। हम आपको एज वॉलंटियर्स, हम आपको एज कंसर्न्ड एजुकेटेड सिटीजन एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारी मदद करेंगे तो हम इस ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने पिछले 4 दिनों में हमारी मदद की, यही मदद मांगते हैं आपसे कि आप जिम्मेदार शहरी बने, क्योंकि हमारा काम आधा हो जाएगा अगर आप जिम्मेदार शहरी की तरह ड्राइव करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर सो राइट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सीटीओ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपका जो मैसेज है वो हम भी ऑन एंड ऑफ देते रहें कि हम सबकी एज ए सिटीज़न जिम्मेदारी है कि आप लाइसेंस ज़रूर कैरी करें। अगर आपको इदारे फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपकी कन्वीनियंस का ख्याल रख रहे हैं, देन वाई नॉट। और अभी इस्लामाबाद के अंदर अगर ये ई लर्नर लाइसेंस हासिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट अवेलेबल होगी तो ये और भी कन्वीनियंट हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए लाइसेंस को रखना। सो ये हमने सोचा कि आज बात की जाए इस हवाले से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अजी देखें, आलमी योम सियाहत के रोज़ लाहौर में मौजूद सियाहती मुकाम की अहमियत को उजागर करने के लिए महकमा सियाहत की जानिब से खुसूसी तौर पर एक दिन का जो है वो टूर रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जो महकमा सियाहत के ज़ेरे तरबियत मौजूद हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको बहादुर ख़ान को कलताश के मकबरे की जो है वो वहाँ पर विज़िट करवाया गया। उसके बाद शादी लाल बिल्डिंग और ऐसा मुकाम जहाँ पर माजी में जो है बड़े बड़े केसेस सुने गए, उनसे मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी गई। और इसी के साथ साथ इसके बाद जो है भगत सिंह की कोर्ट, जिसमें भगत सिंह जो कि सिख रहनुमा थे, जिद्दोजहद का अलम बरदार थे, उनको फांसी दी गई। उनके कोर्ट रूम की भी विज़िट करवाया जाएगा। हमारे साथ मकसूद साहब मौजूद हैं, महकमा सियाहत के ऑफिसर हैं। सर, क्या लग रहा है जो स्टूडेंट्स आज विज़िट कर रहे हैं, आपके एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या देखते हैं और आगे इनको कैसे लेके चल रहे हैं? जी, आज हमारा बुनियादी मकसद यही था कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स इनके साथ हैं और दूसरे भी जो लोग आए हैं, उनको इस तारीखी बिल्डिंग जो एक हिडन ट्रेजर है जिसका आम लोगों को नहीं पता, एक तो उसका विज़िट कराया जाए, क्योंकि इसकी जो कंजर्वेशन हो रही है उसके जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो दिखाए जाएं। उसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने महकमा सियाहत, महकमा इंडस्ट्री, टेवटा और CNW के तआवन से यहाँ पे 2 गैलरीज़ भी बनाई गई हैं। ये क्योंकि सर शादी लाल की बिल्डिंग 1909 में यहाँ पे बनाई गई थी, ये उनकी रिहाइशगाह थी और उसके बाद उन्होंने ये ट्रस्ट को दे दी। यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड है। तो उसके अलावा ये जो हिस्टोरिकल एरिया था, इसको अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक जो है ना हमने महफूज कर लिया है और इसमें 2 गैलरीज़ जो है ना वो बनाई गई हैं। एक सर शादी लाल जो इसके थे, उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी और हिस्ट्री और जो आर्काइवल रिकॉर्ड था उसको हमने महफूज कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे कल्चरल इसकी हैसियत थी। यहाँ पे सर गाजी इलमदीन शहीद साहब का यहाँ पे ट्रायल हुआ था। उस ट्रायल का जितना भी आर्काइवल रिकॉर्ड अवेलेबल था, हर जगह से हमने कलेक्ट करके एक जगह पे उसको महफूज कर दिया है कि वो किस तरह से वो तहरीक चली थी और कैसे कैसे महाशाह राजपाल जो थे उनका कत्ल हुआ और उसके बाद जो है ना फिर इनको डेथ सेंटेंस हुई और उसका जितना भी उसकी जो FIR वगैरह थी वो हमने एक जगह पे महफूज कर दिया। और हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं कि इन बच्चों को
इस तारीख़ी इमारत की कंजर्वेशन से बल्कि इस तारीख़ से भी उनको महफूज करना था। तो आज हमने इसीलिए ये सारा जो ग्रुप जो है ना यहाँ पे डिस्कशन के लिए भी बुलाया था और उनको विज़िट भी करवाया गया है। और इसके अलावा इसके बाद हम जा रहे हैं भगत सिंह जो वहाँ पे गैलरी बनाई है पूंछ हाउस में, पूंछ हाउस की भी रेस्टोरेशन मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ पे 2 गैलरियाँ वहाँ पे बन चुकी हुई है। वहाँ पे भी दिखाया जाएगा गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस, जिस तरह की उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औक़ात की यहाँ पे तस्वीर मौजूद हैं, उनसे मुतालिक लगने वाली ख़बरें हैं और उनको उनके जो केस से मुतालिक जो कोर्ट रूम है उसको भी महफूज किया गया है। बड़ी कदावर तस्वीर यहाँ पे रखी गई हैं ताकि हर आने वाला देखने वाले को तारीख़ के साथ जो है वो जोड़ा जा सके। इस विज़िट से मुतालिक जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या इज़हार ख्याल रखते हैं वही आपको सुनाते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं भगत सिंह कोर्ट जहाँ पर वो केस ट्रायल हुआ, उसकी जो तारीख़ी हैसियत उसके बारे में भी जानेंगे और मज़ीद जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्या इज़हार ख्याल है वो भी आप। हमारा एक ट्रिप प्लान था जो मॉडिफाई हुआ और अब पूंछ हाउस का, और इससे पहले हम जो श्राइन में एक होके आ रहे हैं वहाँ से भी आए हैं। वेल ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इतनी कोई इसके बारे में पहले नहीं था पता, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था हमारे लिए क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इनकी हिस्ट्री, भगत सिंह की या अली मर्दान का जो मकबरा उनकी भी हिस्ट्री हमें क्योंकि गाइडेड टूर दिया गया। तो इट इज़ स्टिल वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। टूर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना जिनके बारे में हालांकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब हमने इनको जाना तो हमें पता चला कि लोग भी थे, एग्जिस्ट करते थे और इनको हम लोगों ने याद रखना है। ख़ास तौर पे इनकी जो गैलरीज़ बनी है इनको हम लोगों ने प्रिजर्व करना है और दूसरे लोगों को भी बताना है कि ताकि वो आएँ और देखें। और ख़ास तौर पर अप्रिशिएट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जिन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया और हमारे लिए अभी तक रखा ताकि हम इन्हें देख सकें। ये विज़िट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि मैंने जो भी 3 प्लेसेस अब तक देखी हैं वो पहले विज़िट नहीं की थी, हालांकि मैं लाहौर में ही रहती हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम विज़िट था और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से और मुझे लगता है सबको ये ज़रूर विज़िट करनी है। मैंने इन तीनों प्लेसेस में से कोई भी विज़िट नहीं की हुई थी। बेसिकली जितनी यंग जनरेशन है उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था और हम सब ने न्यू प्लेसेस ही विज़िट किया और हमारी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और हमने अपने कल्चर को ज़्यादा करीब से देखा है। मैं मैग्निफिशेंट पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा हूं जो कि मरियम नवाज़ ने अभी रिसेंटली यूथ को जो है ना वो फैसिलिटेट करने के लिए, जो बेरोज़गार लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उनको एक अच्छी सहूलत देने के लिए मैग्निफिशेंट पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया। तो आज उसी के अंडर जो है TDCP ने एक सिटी टूर का अरेंज किया है जिसमें हमें 3 मकामात की जो है वो सैर कराई गई। पहली जगह पर जब हम गए वो कोकलताश टॉम था, उसके बाद अभी जो है हम सर शादी लाल बिल्डिंग में मौजूद है इस वक्त और हमें इसे सीखने को ये मिल रहा है कि हम जो है अपने सकाफ़ती विरसे को समझ सकते हैं, अपनी सकाफ़त को और अपने जो पंजाब के अंदर स्पेशली जो हिडन साइट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पहली दफ़ा जो है मैं यहाँ पर आज जो सर शादी लाल की बिल्डिंग में मौजूद हूँ, इससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये कहाँ पर है एक्चुअली। तो मैं TDCP का और CM पंजाब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम जो है पंजाब की सियाहत को समझ सकें, अपने विरसे को और इसे महफूज करके आने वाली नस्लों तक जो है वो मुंतकिल कर सकें। ये बेसिकली वॉक जो है वो टूरिज़म डे के हवाले से ही मुनक्किद की गई है और इस मौका पर मैं ये अपना पैगाम देना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम मिलकर जो है अपनी सियाहत को महफूज करें और आने वाली नस्लों को जो है वो खूबसूरत और पुरकशिश बना करें। जिस मकबरे पे हम लोग खड़े हुए हैं ये बहादुर ख़ान कोकलताश का मकबरा है जिसको औरंगज़ेब ने ये टाइटल दिया था और उनका जो असल नाम था वो मलिक हुसैन था। सम टाइम इसको मलिक आशिक के नाम से भी जानते हैं और मलिक हुसैन के नाम से 2 नाम मिलते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये थी कि जब औरंगज़ेब की वफ़ात से कुछ अरसा कबल औरंगज़ेब ने यह हुक्म दिया कि मैं अपने रज़ाई भाई जिसका नाम बहादुर ख़ान जंग उसको टाइटल दिया, जो बाद में लाहौर का सूबेदार भी बना, तो उनके मकबरे की तमीर का आगाज़ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरंगज़ेब की डेथ हो गई और उसके बाद ये मुकम्मल जो मकबरा है ये मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन का शिकार हो गई। 1697 में जब कोकलताश की डेथ हुई तो इस जगह को इसीलिए चूज़ किया गया कि बहुत से ट्रैवलर्स जो ग्रैंड ट्रंक रोड से गुजरते थे तो इस मकबरे पे ख़ास तौर पर रुक कर इस शाहकार को देखते। जबकि बाकी मुग़लों के जो मकबरे हैं वो आप देखें वो गार्डन्स के अंदर हैं, 4 दीवारों के अंदर हैं। आप जो है नूरजहान का देख लें, आप इसके अलावा जो जहांगीर बादशाह उसका देख लीजिए, नादरा बेगम का देख लीजिए। तो जितने भी जो हमारे जो मुग़ल
होल्स थे उनके इनसाइड थे, लेकिन इसको बाहर इसलिए बनाया गया कि लोग दूर से एक तो देख सके। इसके पास एक कोस मीनार भी मौजूद था। आई मीन दैट इज़ नाउ हम जिसको कहते हैं किलोमीटर्स, तो पहले वक्तों में कोस हुआ करती थी, गालिबन 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद एक टावर बनाया जाता था। तो वो कोस भी यहाँ मौजूद है इसके करीब, तो लोग बिल्कुल अंदाज़ा लगा लेते थे कि हम शहर से या इस जगह से कितना दूर है। इसका काम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सका, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके बाहर आपको जो होल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आज भी वो होल्स मौजूद हैं, और उसका मकसद ये था कि वहाँ पर स्कैफोल्डिंग्स लगा कर इसको कंप्लीट किया जा सके। मुग़लों का हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद यहाँ पे रंजीत सिंह साहब का दौर आया, तो हमारे जितने मकबरे थे जो कुछ अच्छी हालत में थे उनको रिस्टोर नहीं किया गया। बेसिकली जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले इस मकबरे को एज अ कोयल स्टोर और वुडन स्टोर रखा, क्योंकि उन्होंने रेलवे का ट्रैक बिछा। हमारे बिल्कुल बैक साइड पे जो रेलवे का ट्रैक है उसको हम लाहौर अमृतसर रेलवे ट्रैक कहते हैं, एंड दिस वाज द रेलवे ट्रैक दैट इज़ गोज़ टू बैक इन द टाइम फ्रॉम कोलकाता टू काबुल, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो सकी, तो इसीलिए उन्होंने इसको कोयल और वुड के लिए रिस्टोर किया यहाँ पे। तो चूँकि ये मुग़ल एम्परर नहीं था और औरंगज़ेब के बहुत करीब था, और एक सबसे जो अहम बात है जो मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली शाहजहां का ये बहुत वफ़ादार था, लेकिन जब शाहजहां अबाउट टू डेथ आया तो शाहजहां को ये महसूस हो गया कि जो मेरा आने वाला बेटा है वो दाराशको होगा। इस जगह पर हम लोगों ने पहले भी विज़िट किया था, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली थी। एक्चुअली 27 को इनका जो एनुअल ये कंपटीशन करवाते हैं फ़ोटोग्राफ्स का, मेन पर्पस उसका यही है कि इन लोगों को डिफरेंट जो है तारीख़ी मकामात पर लेके जाएं, जो कि चूँकि ये थोड़ा सा हटके है, साइड पे है, और इन जगहों को इन लोगों ने पहले विज़िट नहीं किया हुआ, तो ये इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा हिडन एरियाज़ में है उनको थोड़ा फॉरवर्ड करें, स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेके जाएँ और विज़िट करवाएँ, ताकि उनको नाउ हाउ हो इस बारे में भी कि यहाँ पे और भी तारीख़ी मकामात मौजूद हैं लाहौर में। अभी हम लोगों का फर्स्ट स्टे जो है वो कोकल ताश में है, बहादुर ख़ान के मकबरे के ऊपर, जिसकी हिस्ट्री आपको सबको ही पता है कि जो कोकल ताश है वो एक कहते हैं लक़ब दिया जाता है उस बंदे को जो आपका भाई है, जो आपके साथ मुखलिस है। तो ये क्योंकि हमारे लाहौर के अंदर उनकी काफ़ी सारी खिदमत है, उस हवाले से इनको कोकल ताश का लक़ब दिया गया है। आगे हमारा प्लान है पूंछ हाउस में जाने का और शादीलाल हवेली में जाने का, वहाँ पर भी स्टे होगा और हेरिटेज के हवाले से वहाँ पर भी ब्रीफ किया जाएगा जनरेशन को, यूथ को, और ये मैसेज आगे लोगों को फॉरवर्ड किया जाएगा। पहली है इंफॉर्मेशन, यानी कि यार अपनी नौजवान नस्ल को ये तो पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपकी हेरिटेज क्या है, खान बहादुर खान कौन है या अली मर्दान खान कौन है, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं लेकिन हमारी नस्ल को नहीं पता। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन उनकी खिदमत जो उन्होंने एक्शन काम कारनामे दिए थे वो बताने के लिए, या वो भगत सिंह कौन था, या वो गाजी इलमदीन कौन थे, या सर शादीलाल कौन थे, या वो जो बिल्डिंग है उसकी क्या हैसियत है, पूंछ हाउस की क्या हैसियत है, तो ये इन्फॉर्मेशन देना पहला इसका है। दूसरी चीज़ इसकी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन की अहमियत को उजागर करना, कि आप उधर जाके आपने रेस्टोर तो करा लिया लेकिन ग्रेफिटी ना कर दें, गंद ना डाल दें, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़म को फ़रोग देना, ये दूसरी चीज़ है जो इसका मकसद था। और तीसरी चीज़ है प्रमोशन, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान और पंजाब को दुनिया के सामने उजागर करना, आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, वीलॉगर्स के थ्रू, नई नस्ल के थ्रू। उन्होंने हर एक ने देखी अपनी वीडियोज़ बनाई हैं या वो बनाए वीलॉग्स बनाए हैं, अपने अपने वो अपलोड करेंगे तो एक प्रमोशन होगी सॉफ्ट इमेज की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3500 से ज़्यादा सिख बरादरी जो है हमारे यूके से, यूएसए से और कनाडा से पिछले 3 महीने के अंदर उन्होंने भगत सिंह गैलरी का विज़िट किया है, तो ये बहुत बड़ी नेकनामी है जो दुनिया में जाती है। तो हम यही चाह रहे हैं, ये 3 ही मकासद हैं हमारे इस इवेंट। जी, जैसा कि आपने विज़िटर्स की आरा को सुना कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, लाहौर में 3 जो हैं वो अहम सियाहती मकामात का विज़िट किया गया। कोकल ताश बहादुर ख़ान का मकबरा था, इसी के साथ जो है वो गाजी इलमदीन शहीद की जो मुकाम था उसको भी देखा गया जहाँ पे उनका ट्रायल किया गया। उसके बाद भगत सिंह का जो मुकाम था जहाँ पे उनकी ट्रायल किया गया, और आखिरी जहाँ पर फांसी का हुक्म दिया गया उस अदालत को देखा। तो इन तमाम सियाहती मकामात को देखकर जो नौजवान थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो खासे खुश दिखाई दिए। उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ लाहौर के मुकीम होते ही हमें इन तमाम तर मकामात का इल्म नहीं था। इस जो विज़िट था, जो ये दौरा था, उसके ज़रिए ना सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा हुआ बल्कि इन तारीख़ी मकामात को देखने का मौका मिला। उनकी जानिब से ये तजावीज़ दी जा रही हैं कि तमाम शहरियों को, तमाम पाकिस्तानियों को अपने इन तारीख़ी मकामात को ज़रूर देखना चाहिए। हेलो जी, अम्मी आपको पैसे मिल गए? अच्छा चले, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ।
जी जी, मैं मिलने भी आऊँगी। ओके, अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अजीज़ा सॉले से, जो कि ना सिर्फ एक मारूफ सोशल एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि टेक इनोवेटर भी हैं और ई कॉमर्स के शोबे में ख़वातीन की को बाइख्तियार बनाने, सोशल चेंज के मैदान में भी मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। वो MountainShops.pk की बानी है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, जिसके ज़रिए 500 से ज़ायद मकामी जो हुनरमंद हैं, जिनमें 70% ख़वातीन शामिल हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़कर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फराहम कर रही हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक डिजिटल ख्वानदगी प्रोग्राम भी शुरू किया है और उस प्रोग्राम के हवाले से वो 1200 से ज़ायद ख़वातीन को फाइनेंशियल एजुकेशन और ऑनलाइन बिजनेस की जो तरबियत है वो भी दे रही हैं, ताकि वो अपने छोटे बिजनेसेस को कामयाबी से शुरू कर सकें। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे पहाड़ों के दामन में छुपी हुई हुनरमंद ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने में रोल अदा कर रहा है। इस वक्त अजीज़ा सॉले हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है आपका। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी ये आगाज़ कैसे हुआ, ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना, और फिर आपने MountainShops.pk का आगाज़ किया, विजन क्या था इसका, थोड़ा सा हमें आइडिया दें। Sure. So basically, I belongs to this mountains and I am from गुजाल हुंजा। और जिस एरिया में मैं रहती थी, जिस टाइम मैं पढ़ रही थी, एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी का दौर स्टार्ट हुआ था एंड आई वाज सीइंग सो मेनी वुमेन जो काम कर रहे थे, उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन वो इस तरीके से उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। और मैं अपने घर में देख रही थी कि मेरी बहनें, मेरी माँ हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, दूसरी तीसरे काम करती हैं, बट एज सच कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो जो वहाँ पे जाके उन चीज़ों को सेल करे या फिर सिर्फ लोगों को बताए भी कि आई हैव दीज प्रोडक्ट्स, या मेरे पास ये स्किल सेट है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो एट दैट टाइम मैंने स्टार्ट किया था इसको एज ए ई स्टोर विद द हेल्प ऑफ मेरे 2-3 पार्टनर्स थे। देन ग्रेजुअली मैंने स्टार्ट की थी 2019 में, व्हेन आई वाज टू यंग एंड आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग। सो मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करती थी, इंटरनेशनल और लोकल। सो मुझे आइडिया है कि यार मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, मैं खुद क्यों ना करूँ। सो आई स्टार्टेड इट एज ए ई स्टोर। फिर जब मैं 2020 में कोरोना के दौरान आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर बेसिकली, सो कोरोना के दौरान आई गॉट चांस टू ट्रैवल ऑल ओवर जीबी के जितने भी रिमोट एरियाज़ है, आई ट्रैवल ऑल ओवर जीबी। और मैंने फील किया कि जो चीज़ मैं बहुत पहले फील कर रही थी, उस चीज़ की ज़रूरत है। सो आई कैम बैक और मैंने दोबारा से माउंटेन शॉप की जो पूरी बिजनेस मॉड्यूल है वो चेंज किया एंड कन्वर्टेड इट एज ए मीडियम, कि जो भी ख़वातीन हैं, जैसी भी ख़वातीन हैं, वो इस पे आ जाएं। अगर जिनको कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिनको फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी में सपोर्ट की ज़रूरत है, बेसिक बिजनेस स्किल्स में सपोर्ट की ज़रूरत है, सो वो सारे इसी एक प्लेटफॉर्म से वो चीज़ अवेल कर सकते हैं। तो दूसरे एक और चीज़ मैं ये भी देख रही थी कि जो ख़वातीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं देख रही थी कि इंटरनेशनली वो सेल हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई ब्रांड, उनका अपना कोई नाम नहीं है। बिहाइंड द सीन एनर्जी उनकी थी, पोटेंशियल उनका था, लेकिन जो बेसिक चीज़ थी उनका नाम कहीं पे नहीं आ रहा था। सो माउंटेन शॉप इज़ ए बेसिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ख़वातीन रजिस्टर्ड है विद देयर ओन ब्रांड नेम। सो ये थोड़ा yes, that's very interesting and impressive at the same time। अच्छा, आपने इंटरनेशनल मार्केट से भी इन ख़वातीन को जोड़ा है, somehow आपने एक ब्रिज का किरदार अदा किया है। इसमें आपको कोई चैलेंज लगा जब हम इनको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं? तो इनिशियल चैलेंज ये था कि कोई भी इंसान हो जिसको बेसिक चीज़ों की कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और आप उसको एक चीज़ बताएं कि ये उठा के इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो डिजिटल लिटरेसी की स्टिल यंग मैं बैंकिंग वुमेन्स के साथ काम करती हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट इदारों के साथ काम करती हूँ। डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने PhD की हुई है, मास्टर्स की हुई है, MPhil की हुई है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बट दे डोंट हैव डिजिटल लिटरेसी। सो सेम गोज विद द वर्किंग वुमेन्स जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो होम बेस्ड बिजनेसेस करते हैं, उनको पहले मुझे डिजिटल लिटरेसी देना पड़ा, फाइनेंशियल लिटरेसी देना पड़ा, देन उनको इंटरनेशनल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल मार्केट है, उनके बारे में कन्विंस करके देन आई स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, जाहिर है ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी भी है समहाउ जो बहुत सारे आपके इलाके के लोगों के लिए एक नई होगी, और फिर अब हम जब ओवरऑल भी बात करें तो इस टर्मिनोलॉजी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग सब जुड़ा हुआ है। बिकॉज
एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि क्या चीज़ स्टार्ट करें, कैसे करें, और फिर उसको आगे हम इसको लॉन्गर रन में सस्टेनेबल कैसे बनाएं। तो आपने जब ये स्टार्ट किया और उसका रिस्पॉन्स कैसा था आपके नज़दीक, एंड सेकेंडली इसको सस्टेनेबल करने के लिए व्हाट वाज योर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी? तो बेसिकली कोई भी स्मॉल बिजनेस हो, और स्पेशली जब वुमेन वो चीज़ रन कर रहे हो और वो भी जीबी के अंदर कर रहे हो, ऑल्दो आई वाज वर्किंग एज ए फ्रीलांसर फ्रॉम बैक, जब मैं फर्स्ट ईयर से थी तब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी एंड मुझे नो हाउ था, बट उस सोसाइटी में आके उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्पेसिफिकली, चलो टेक एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं तो इट्स समहाउ की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। व्हेन एवर आई वाज टॉकिंग अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो वो कहती हैं ये चीज़ क्या है। सो इसमें कभी कभार आपको सोशली वर्क करना पड़ता है, जो फॉर द पास्ट 1 month आई वाज वर्किंग इन फ्लड एक्टिविटीज़ और थ्रू आउट आई वाज डूइंग पैरेलल जॉब। सो इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए, इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, या बिज़नेस स्टिल आई डोंट कॉल इट बिज़नेस, इट्स लाइक इट्स कॉल्ड एनजीओ नाउ, तो जिस तरीके से काम हो रहा है। सो वो चीज़ सस्टेन करने के लिए मुझे पैरेलल मल्टीपल जॉब्स करने पड़े एंड आई एम स्टिल डूइंग मल्टीपल जॉब्स। मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने पड़े, पैरेलल मुझे फ्रीलांसिंग करना पड़ा, और सोसाइटी में आके अकेले, बिकॉज ऑन एंड ऑफ मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ, तो अकेले ट्रैवल करना, होटल्स में स्टे करना, इट वाज क्वाइट डिफरेंट फॉर आवर सोसाइटी। और मुझे लोग पूछते थे कि आप अकेली होटल में क्यों रहते हैं, मतलब देयर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। सो ये सारे चैलेंजेस है, सोसाइटिकल प्रेशर्स है, बट आई थिंक कि ये चीज़ें होना भी चाहिए। इससे हमें फिर पता चल रहा होता है कि यार किस तरह की मैंने हायरार्की से चलना है, कौन से टर्मिनोलॉजी, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कहाँ जाना है, और किस सोसाइटी में किस तरह खुद को रिप्रेजेंट करना है। सो आई एम बेस्ड इन स्कर्दू फॉर पास्ट 5 years, ऑन एंड ऑफ में काम कर रही हूँ। सो इट्स टोटली डिफरेंट, एक डिफरेंट सोसाइटी है यहाँ पे। कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट है, रिलीजियस वैल्यूज डिफरेंट है। व्हेन यू गो टू हजर, व्हेन यू गो टू चित्राल, हुंजा, कल्चरल बहुत डिफरेंस है। सो इट टुक टू मच टाइम टू सस्टेन ऑल दीज थिंग्स और यहाँ तक आने का। नहीं, आई एम श्योर एंड आई एम रियली ग्लैड एंड प्राउड कि आप जैसी ख़वातीन इतने चैलेंजेस, इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर यू गाइज आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव टू द सोसाइटी एट द सेम टाइम। अच्छा अजीज़ा, मुझे अब ये बताएं कि ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी कहा कि आप मल्टीपल जॉब्स करी हैं इस इदारे को चलाने के लिए, सारे सिस्टम को चलाने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू नो। और ऑब्वियसली जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत, कितनी एफर्ट लगती है। लेकिन कम वसाइल के अंदर एक मॉडल को, एक ब्रांड को, जैसे आपने कहा कि अपने नाम से ख़वातीन कुछ रन करी हैं, उसको कामयाब बनाना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। बिकॉज वही हम कहते हैं कि जी जितने पैसे आप लगाएंगे, जितनी आप मार्केटिंग करेंगे, जितनी आप चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपका ब्रांड कामयाब होगा। बट आई एम श्योर कि आपने इस पर भी वर्किंग की होगी कि आप कम वसाइल के अंदर कैसे एक ब्रांड को सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी काम करने से पहले ना आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखने होते हैं, क्योंकि आई बिलीव ऑन 5 why कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप ज़बान में और समहाउ मार्केटिंग ज़बान में भी, कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। सो आप एक ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, कल्चरल बैरियर्स को आप समझते हैं, आप प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो देन ग्रेजुअली आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, सेकंड स्टेप कहाँ लेना है, नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करना है, कम्युनिटी को पहले डेवलप करना होता है, फिर उसी कम्युनिटी से ही आपने ये चीज़ें निकालनी होती है। सो इट्स क्वाइट हार्ड, बट अगर आप फिर वही बात है कि इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, कि अगर आपको इनिशियल डे से पता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, सो फिर चीज़ें ईजी हो जाते हैं। अदरवाइज इट टुक लॉन्गर। और समटाइम ये होता है कि स्टार्टअप की दुनिया, आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को जब हम स्टडी करते हैं 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। वो फेल होने का रीज़न ये है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। सो स्टार्टअप्स के अंदर अगर इफ़ यू आर डूइंग अ पैरेलल थिंग जहाँ से आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है और आप उस चीज़ को फ्यूल कर रहे हो, अपने स्टार्टअप को फ्यूल कर रहे हो, देन वो लॉन्ग टाइम चलता है। और साथ में जिस एरियाज पे या फिर जिस प्रोडक्ट पे या फिर जिस मिशन पे मैं काम कर रही हूँ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन कम्युनिटीज़, इट्स ऑल डिपेंड कम्युनिटीज़, और क्योंकि वो ख़वातीन कम्युनिटी से आते हैं। When I came here initially, जब मैंने स्टार्ट किया तो there was a few 2 से 3 मार्केट थे, बिजनेस वुमेन मार्केट्स थे। So first we start to build markets. Now 16 women markets are located within Skardu, सिर्फ मेन सिटी में, और उसके अंदर ख़वातीन काम कर रहे हैं more than 100, हर मार्केट के अंदर more than 20 ख़वातीन है। सो नाउ वी आर वर्किंग कि अब खाड़ी है हमारे पास, सफ़ायर है हमारे पास, दूसरे तीसरे ब्रांड्स है। अब हम उनको रीच आउट कर रहे हैं कि अब इनको हमने इनिशियल लिटरेसी दी, इनकी एक बिजनेस नाम बनाया, सारा कुछ। अब दे नीड सस्टेनेबल एक स्ट्रेटजी चाहिए इनको। सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट दीज
वुमेन बिजनेसेस विद इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े ब्रांड से जहाँ से ये सिंपल डिज़ाइन करके उनको बेच सकते हैं बल्क में और वो यहाँ से ऑर्डर ले लें। सो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, ये प्रॉपर प्लानिंग से हो सकता है बिकॉज आप गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, अगर हम सिंध साइड पे भी जाएं जहाँ पे भी बड़ा एक अच्छा ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल दैट, बट वहाँ पे भी ये चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं आई एम श्योर, लेकिन आपने ये जो मॉडल तैयार किया है ये कितना सस्टेनेबल है अगर हम ओवरऑल मुल्क में उन इलाकों में जहाँ पे ये वाले चैलेंजेस जो अभी आपने हमारे साथ शेयर किए ख़वातीन के लिए हैं कि वो भी इस तरह से प्लेटफॉर्म उनके लिए भी अवेलेबल हो, वो इंडिपेंडेंट हो सके फाइनेंशियली भी और वैसे भी अपने ब्रांड के तहत कुछ कर सके। ओके, सो बेसिकली आई एम वर्किंग विद ए एनजीओ राइट नाउ जिसमें मैं KPK और GB रीजन देख रही हूँ। उसके अंदर हम इन्हीं स्ट्रेटजीज को अब रिप्लिकेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर, इवन बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर हम स्पेसिफिकली डिजिटल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं एंड एज वेल एज हम कोशिश कर रहे हैं कि उन ख़वातीन को हम मार्केट जो लोकल मार्केट से मार्केट लिंकेजेस उनको दे दें ताकि उनको थोड़ा सा एडवेंचर होगी, थोड़ा सा एक्सपोजर होगी तो फिर वो कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे पास अभी ऑन फोन ही हम व्हाट्सएप बिजनेस है हमारे पास, दूसरे तीसरे और भी इस तरह सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पे हम इनको डायरेक्ट कनेक्ट करके ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बल्कि 50 to 60% जिनको हमने थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रेन किया है थ्रू सर्कल वुमेन एसोसिएशन, वो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं और ये पंजाब और उसके अंदर भी, और ये सस्टेनेबल भी है। सस्टेनेबल इस तरीके से है कि पहले तो ये होता था कि वी जस्ट ट्रेन देम, नाउ हमने जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा कंक्लूड किया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक मार्केट लिंकेजेस दे कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ उनकी 5% 10% इनकम इंक्रीज हो, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि वो बल्क्स में उनको ऑर्डर्स दे दे। साथ में अभी हमने एक, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में, सो वी कैम अप विद AI चैटबॉट बाजी के नाम से, जिसके अंदर अभी हम इट्स लाइक जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप व्हेन एवर। जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसमें डिजिटल सिक्योरिटीज़ हमने डाल दी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डाल दिए, उसके बाद सेल्फ हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें डाल दिया है। तो इट्स ऑल कस्टमाइज्ड कंटेंट। तो वेन एवर आप घर में हैं, आप कितने भी दूर रिमोट एरिया में हैं, इफ़ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट और आप व्हाट्सएप यूज़ चल रहा है आपका, तो वहीं से आपको मिल जाएंगे। सो अराउंड 70,000 people women are around Pakistan using this AI chatbot and it's totally free. Wow, interesting. Interesting. ऑन एंड ऑफ, क्योंकि टाइम टू टाइम अब जो पुराना मॉडल है एक सस्टेनेबल बिजनेस को चलाने के लिए, लोगों को एक सस्टेनेबिलिटी देने के लिए हमें टाइम टू टाइम फिर मॉड्यूल चेंज करना पड़ता है, स्ट्रेटजीज चेंज करने पड़ते हैं, प्लानिंग चेंज करने पड़ते हैं। आई एम श्योर और आई एम ग्लैड कि आप इसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी कर रही हैं जो डिमांड है टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन या जिद्दत के। अच्छा अजीज़ा, इन द एंड हमें ये बताएं कि आप तो ट्रैवलर भी हैं, हमें ये पता है, और आप अभी ये बताएं कि ट्रैवलिंग में आपका एक्सपोजर, आपकी चीज़ें कितनी हेल्पफुल रही हैं इस सारे सिस्टम को चलाने में भी, ओवरऑल भी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो जैसे हम कह रहे हैं ना, बड़े टैबूज़ होते हैं एक खातून का अकेले ट्रैवल करना अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड पाकिस्तान इटसेल्फ, लेकिन आप ये भी काम कर रही हैं, सो ये एक्सपीरियंस कैसा आया? एक्चुअली इट्स माई हॉबी और आई एम फिटनेस कॉन्शियस, तो मैं ऑन एंड ऑफ बचपन से ही मैं ट्रैकिंग करती थी एंड सो माई फैमिली इज़ यूज्ड टू ऑफ दिस, सो रेस्ट ऑफ माई फैमिली फिर वो चीज़, अगर इफ़ योर फैमिली नोज कि यू आर ट्रैवलिंग और ये आपकी हॉबी है और आप ये करना चाहते हैं, एंड मैं ट्रैवलिंग ज़्यादातर जो मेरी ट्रैवलिंग होती है वो काम के लिए होती है, तो मैं काम भी करती हूँ साथ में ट्रैवलिंग भी करती हूँ, तो मज़ा भी आता है और साथ में आई फील गुड, क्योंकि ये मेरी वो वाली पार्ट है कि जो मेरी एनर्जी को बूस्ट करती है। दैट्स योर मी टाइम। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच अजीज़ा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आई एम ग्लैड कि आप जैसी ख़वातीन ये इनिशिएटिव लेती हैं और उसको सस्टेनेबल करने के लिए एफर्ट्स पुट कर रही हैं। अजीज़ा सॉले हमारे साथ मौजूद थी, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रैवलर हैं, हमसे बात करी थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।